Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain chapter 7, chapter name Electricity of class 7 Physics. So in this video we will discuss about the following topics such as electric current, potential difference, source of electricity, simple dry cell, circuit and circuit diagram, conductors, non-conductors, household electricity, series, parallel circuits, electric power, hazard of electricity, effect of current and conserving electricity. So let's start. Chapter 7, Electricity. Here, electricity is modern and convenient form of energy for a variant of use in homes, schools, offices, industries, etc. It is easily controlled form of energy. इन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम में एनर्जी को रिसीव करने का सबसे बेहतर तरीक़ा होता है जिसके ज़रिए यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में, इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? Just as moving air molecules constitute air currents, moving water constitute water current, moving charge in a conductor constitute an electric current. जैसे कि हवा जैसे चल रही होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर करंट को रिप्रेजेंट करते हैं. बहते हुए पानी के जो वेव होती है उसको वाटर करंट बोला जाएगा. इसी तरीके से जो मूविंग चार्ज होते हैं किसी भी मेटल में तो उसकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज कह लीजिए आप. व्हाट कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? क्या रीज़न होता है इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से वो आते हैं और क्यों वो मूव करते हैं. An atom is a constituent of a very substance. Every substance atoms contain electrons which are loosely bound in their outer orbit. These loosely bound electrons can easily leave their atoms and move away from the atoms. They are then called free electron. In the substance, these free electrons move in a random direction with variable speed. अब इन्होंने कहा कि जो हर एटम जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. तो जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ या आउटर शेल्स कह लीजिए सबसे दूर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से बहुत थोड़े से फोर्स की वजह से बंधे होते हैं. लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़ी सी एनर्जी आती है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के चले जाते हैं. तो इस तरीके से मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के अलग हो जाते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. यही फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कॉज होते हैं. यही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट कैरिंग सोर्स होते हैं, कंडक्टर रीज़न होते हैं कि जो करंट फ्लो करते हैं. अगर से किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस सब्सटेंस में आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. जैसे वुड होती है, लकड़ी, पेपर, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. क्यों नहीं होते वो बात के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग. लेकिन रीज़न ये होता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कहीं भी मूवमेंट के लिए. तो जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. क्लियर? जैसे कि सपोज़ कर लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है. इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे. तो जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतना ही आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. जितना इसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके ऑर्बिट में मोशन कर रहे होते हैं. तो जैसे आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं. सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8. तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह सकते हैं. यहाँ पे क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है. इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं. इसके बाहर ऑर्बिट होगी तो उसमें इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं. उसका कुछ फॉर्मूला है वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. देख, ओके. इस तरीके की कहानी नहीं होती है आपकी. जबकि ये होता है आपका 2 पावर n.
On next page, when a source of electric current is present along the conductor, all the free electrons move in a specific direction. The flow of electron constitute an electric current in the conductor. अब इन्होंने कहा कि अगर से when a source of electric current is present along the conductor, all the free electrons, अगर किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं. देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यहाँ पर अगर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया जाए या कोई पावर सप्लाई इसको दे दी जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक है. देखिए सबका डायरेक्शन एक है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होने पर या इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर सारे करंट एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगते हैं या फ्लो होने लगते हैं. एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द amount of charge flowing per second through a cross section of the conductor. मीन्स किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन मीन्स ये पोर्शन जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा. इसको ऐसे समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए क्यू चार्ज आपके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी कंडक्टर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं. कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम टी लग रहा है. तो जो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट होगा या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी वो कितना हो जाएगा, Q/T. इसी को बोला जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेटल या कंडक्टर विद इन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से ट्रैवल करते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका उस सेक्शन का करंट कहलाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड. तो कूलाम पर सेकंड भी कहला सकता है इसका यूनिट करंट की, और इसको इन शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर भी बोला जाता है. सो एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकंड. अच्छा, अब आते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर इंडिकेटेड एज ए सिंबल ए. इट इज़ मेजर्ड बाय द एमीटर. अब ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सरसाइज में पूछा जाएगा. करंट किससे मेज़र किया जाता है, एमीटर से. द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड फ्लो. द conventional current flow in the direction in which positive charge would flow. Hence, electric current and conventional current flow in opposite direction. अब इन्होंने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट वो माना जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं उसका जस्ट अपोजिट. मीन जैसे हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो करंट कहाँ होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर करंट इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर जा रहे होंगे तो करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्लियर. अब इसमें ज़रा सा देखिएगा, इन्होंने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ये इस डायरेक्शन में इंडिकेट किया है, एंड डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड पोटेंशियल डिफरेंस which ensure a continuous flow of charge. Some of the source of electricity are electric cell, batteries, electric mains, electric generator and solar cell. मीन्स वो सारे सोर्स जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. जैसे बैटरी हो गई, सेल हो गया, इलेक्ट्रिक मेन्स हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया या सोलर सेल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स कहलाएंगे आपको. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हेन एन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पाइप विल नॉट फ्लो, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इन कंडक्टर बाय इटसेल्फ. इफ वन एंड ऑफ द पाइप ऑफ वाटर इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर kept at the high level, there is a pressure difference between the two ends of the pipe and the water flow out. This is due to the gravitational force acting on water. This gravitational force produces a gravitational potential and water will move from the higher gravitational potential to the lower gravitational potential. In the case of flow of charge, an electric potential difference need to be maintained. The positive charge will flow from higher electric potential to lower potential difference. अब इन्होंने कहा
कि जैसे कि बिल्कुल सीधा इस तरीके का मान लीजिए कोई वाटर टैंक होता और इसमें पानी भरा होता तो कन्फर्म में पानी फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर टैंक को इस तरीके से, पाइप को इस तरीके से कर दिया जाए तो ये मालूम है कि अब इसकी वाटर का फ्लो होने लगेगा। अब इन्होंने जैसे डायग्राम बताया है इस तरीके का सपोज कर लीजिए वाटर ट्यूब का एक हिस्सा ऊपर हो एक हिस्सा नीचे हो, तो यहाँ पर हाइट अलग अलग है तो आपका प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो फ्लो कहाँ होगा वाटर से, फ्रॉम हायर लेवल टू लो प्रेशर लेवल पे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। Hence, an electric potential difference is required for flow of charge in conductor. Potential difference is measured by the voltmeter, SI unit of volt for electric potential. All source of current will maintain a potential difference PD across the end of the conductor. अब इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेज़र किया जाता है, वोल्ट मीटर से। और हर सोर्स में जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर उनके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ पर करंट आपका फ्लो नहीं होगा। नाउ इलेक्ट्रिक सेल। In an electric cell, chemical energy stored in an electrolyte gets converted to the electric energy. When chemical reaction take place, an electric potential difference is produced. These cells come in different size so that they can be used as a different application. अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक सेल में ड्राई केमिकल होते हैं या कुछ में लिक्विड भी होते हैं, और जब इसको हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगती है। लेकिन कंडीशन ये है कि इनके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी। अच्छा, ये अलग अलग साइज़ के आते हैं इसलिए इनको अलग अलग तरीक़े से यूज़ किया जा सकता है। आपने इस तरीके के सेल देखे होंगे हमारे घरों में, टॉर्च में, टीवी में, जो दीवार पे घड़ी होती है उसमें, आपके रिस्ट वॉच में, इन सब में लगते हैं अलग अलग तरीके के। कुछ खिलौने में भी इस तरीके के सेल लगते हैं। बटन सेल ये आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, वॉच एक्सेट्रा। अ ड्राई सेल दैट इज़ यूज्ड इन टॉर्च एक्सेट्रा हैज़ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड फॉर्म। अब इसमें जो होता है एक तो लिक्विड ना होता है ना तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो थोड़ा सा जेली कह लीजिए, जेल कह लीजिए, पाउडर के फॉर्म में कुछ मटेरियल होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि इनको किसी सप्लाई वो कंडक्टर से कनेक्ट करने पर, वायरिंग से या जहाँ पे यूज़ करना वहाँ पे लगाने से वो सप्लाई देने लगते हैं, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। प्राइमरी सेल आर नॉन रिचार्जेबल वेयर इज सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड। जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है और जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनको दोबारा रिचार्ज करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ड्राई सेल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब ड्राई सेल क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरीके से काम करता है। अ ड्राई सेल इज़ द फॉर्म ऑफ लैक्रेंशियस सेल। इट कंटेनर इज़ मेड ऑफ जिंक। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एज अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। A carbon rod with a brass cap act as a positive electrode and the zinc vessel itself is a negative electrode. The carbon rod is surrounded by the paste of magnesium dioxide and powdered charcoal takes in the muslin bag. The semi-solid paste of ammonium chloride is present between the muslin bag and the zinc. अब इन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ किस तरीके से अरेंज की गई है। अब इसमें देखिए ये चीज़ आपकी है कार्बन रॉड हो गई, ये ब्रास टाइप हो गया है, इंसुलेशन ऊपर से कवर होता है जिससे हम अंदर के केमिकल से कोई करंट या हार्म नहीं होता है। ये आपका मुस्लिम बैग हो गया जिसमें जिंक, जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है जो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन होती है। ये जिंक कंटेनर होता है जो कवर होता है, हम लोगों को लगता है जैसे टीन का है, वो होता है आपका। और इसके अंदर पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। अब ये सारे केमिकल रिएक्शन तब होता है। मुस्लिम बैग का मतलब हो गया एक तरीके का, इस तरीके का बैग जो एकदम ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता है बट उसमें से कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर से दूसरी तरफ जा सकते हैं। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू से ए बल्ब, the chemical reaction taking place in a cells produce a current which make the bulb glow. Dry cell produce about 1.5 volt of potential difference. A dry cell is small in size and weight. It can be used in portable device like torch, toys, etc. They are cheap though short lived.
ये कह रहे हैं कि ये सेल जो होते हैं ड्राई सेल, इनकी जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है और इनको आप अलग अलग डिवाइस में रख सकते हैं। ये सस्ते होते हैं बट इनको सिर्फ एक ही बार चार्ज किया जा सकता है, दोबारा ये चार्ज नहीं होते। मतलब जो एक बार इसमें मटेरियल फिल होके आ जाता है उसी को केमिकल रिएक्शन से हम करंट इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि इसको फिर से रिचार्ज कर लें तो ये नहीं हो सकता है। ये तो आपका प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ना हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी जैसे होती है, उसको हम रिचार्ज करते रहते हैं ना, एक बार ख़त्म हो गई फिर यूज़ किया, फिर ख़त्म हो गई फिर यूज़ किया, इस तरीके की प्रोसेस होती रहती है। तो अब बैटरी में क्या क्या होता है ये देखते हैं। A battery is collection of one or more cells connected in a series in which chemical energy is converted into electricity and used as a source of power. A battery like a car or an inverter battery can be recharged and reused. Such cells are called secondary cells or storage cells or accumulators. अब बैटरी की खासियत ये होती है कि हम इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, बार बार इसको चार्ज किया जा सकता है, ये सेकेंडरी सेल कहलाता है। When a cell is discharged a current, the chemical energy get converted to electrical energy. When the chemical reaction is complete, the cells have to be recharged by connecting it to the main supply. अब इसमें क्या होता है कि जब डिस्चार्ज कब होता है, जब सारे करंट आपके न्यूट्रल फॉर्म में चार्ज हो जाते हैं तो वो डिस्चार्ज होता है। फिर इसको पावर सप्लाई से करते हैं तो फिर से चार्ज अलग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वो चार्ज कहलाती है। Now the electrical energy will be get converted to chemical energy which replenish used to chemical. This is possible since the reaction is secondary cell is reversible. तो सेकेंडरी सेल की जो रिएक्शन है वो रिवर्सेबल होता है। A lead acid accumulation makes use a lead and lead oxide electrodes dipped in a sulfuric acid which is in the electrolyte. It is used as a car battery and inverter battery. अब इसमें इन्होंने बोला है कि लेड एसिड होता है, एक्यूमुलेटर के फॉर्म में यूज़ होता है और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें दो इलेक्ट्रोड लेड के पड़े हुए होते हैं। अ ड्राई बैटरी इज सेकेंडरी सेल दैट इज़ यूज इन मोबाइल फोन्स, कैमराज, दे कैन ऑल्सो बी रिचार्ज। ड्राई सेल को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ये मोबाइल और कैमरे में यूज़ होते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम इलेक्ट्रिक मेन्स. So please everyone read the chapter, underline the tough word, and in case of any doubt you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.